तीन बड़े वाकयात हुए, एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत और तीसरे गुजरात में कत्लेआम और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये चार ऐसे वाकयात हैं जिससे मुल्क कमजोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये वजीर आजम जो वजीर आजम रहने के बावजूद भी उस बाबरी मस्जिद को आप ना माने, मुतनाज़ा बोले कुछ, मगर हिफाजत करना तो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया गया था। इसीलिए हम नरसिम्हा राव को जिम्मेदार समझते हैं। इसीलिए हमने ना सिर्फ ये कहा बल्कि हमने ये भी कहा कि इनको भारत रत्न से अवार्ड मत दिया जाए। ये शख्स ने खुली इजाजत दी तमाम लोगों को नंगा नाच करने की और मुल्क के कानून को उसके धज्जियां उड़ाने की। वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की जनता ने चुना था। मैं आपको फिर से बताता हूं, उनको कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें जिसने टाडा के नाम पर हजारों बच्चों को जेलों में डाल दिया? कौन से शब्द का इस्तेमाल करें कि बंबई की सरजमीन के ऊपर कत्लेआम हुआ और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज भी बर्फदान में पड़ी हुई है? वो वजीर आजम थे। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें? क्या आपको मालूम नरसिम्हा राव ने क्या कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के? उन्होंने कहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान सुनेगा मैं शीश पिघला के उसके कान में डालूंगा। क्या ये जेब देता किसी चीफ मिनिस्टर को? 1971 में पीवी नरसिम्हा राव ने बात कही थी, ये असेंबली में कहा था। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। नहीं, आपका रिसर्च जो है सिर्फ एक ही तरफ फोकस है। ठीक है, हम पर इल्जाम है, अपने इल्जाम को डिफेंड कर रहा हूं मैं, मगर नरसिम्हा राव के ताल्लुक से हमारा ओपिनियन वाज़ेह है। आपके भाई साहब ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया, पुलिस को नहीं कहा। वो जुमला मुझे अच्छी तरह याद है। वहां पर किसी एक बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी, गुंडे गैम्बलिंग का सेंटर चला रहे थे, तमाम बुराइयों का एक मरकज इलाका बन चुका था। और अगर पुलिस नहीं करेगी और अगर हम जाकर करते हैं तो बोलेंगे आप अपने हाथ में कानून ले लिए। ये चीजें हैं, इसका असर आप बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लीजिए। जुमले आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, हो सकता है कि मैं यहां बैठकर जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूं, मगर उसका पस मंजर भी है। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो आपके भाई साहब जबान खोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहां का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे। आए ना, वो हैदराबाद आए, एक नहीं 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन में। तो बता दिया आपने? नहीं, हाँ, हम जीत गए। वो 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन कैंपेन की, बड़ी सभा की, बड़ा जलसा किया, हजारों की तादाद में लोग आए। एक नहीं 2 मरतबा हैदराबाद को। उन्होंने कहा कि अडवाणी भागकर इंडिया आ गए। हम तो भागकर नहीं गए, हम तो यहीं पर हैं। किसी को तो छोड़ दीजिए। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहां कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, वहां पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम। आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मेरी नजर में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला। या तो उन्होंने कहा वो सही था या नहीं था आपकी नजर में। अब अगर रजत शर्मा मुझे उस वक्त बुला लेते, मगर आप बुलाए नहीं हमको। आप कठहरे में आप बुला रहे हैं 2 साल के बाद। अब जनता ने कहा कि बुलाओ, भाई बहुत हो गया। अरे जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको। आप लोग तो वन साइड स्टोरी चला दिए पूरा। मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का जिस तरह है, लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका। आप मुझे समझदार कह रहे हैं। तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, अब
आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने नहीं जो कहा? सर, इसमें अब इतना वफ़क़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब ये कोर्ट सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना नहीं, चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात मैं अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, नहीं। अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी भी प्रोफेशन में होते। मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा सर, अच्छा है सर। क्योंकि मुल्क के खिलाफ कोई बात कहे, मुल्क को चैलेंज करे, इसको किसी को माफ नहीं करना। कोई माफ नहीं कर सकता ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हो, गुजरात में मासूम लोगों का कत्लेआम हो, या दिल्ली की रोडों पर सिखों का कत्लेआम हो। बिल्कुल माफ मत ये करिए, बिल्कुल माफ नहीं कर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आपको वहां पर लॉयर बनाकर भिजाना चाहिए। आप अच्छा आर्ग्यू करेंगे वहां पर, बहुत अच्छा करेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूं आपको आना चाहिए। अगर कोई मेरे मुल्क पर हमला करेगा, लोगों को बांटेगा, तो मैं बहुत अच्छा कोई मुल्क पे हमला नहीं है, कोई मुल्क को बांटने की बात हरगिज कोई नहीं कर सकता, ना हम उसको मानेंगे। मसला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी, उसका इंतजार करिए। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना है। आप यहाँ थर्ड रो में। जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज़्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों देखा, तो मोदी जी ने वहाँ सेना लगा दी, 2100 करोड़ रुपया लगा दिया और तमाम इंतज़ाम कर दिए कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो आपने वहाँ पे क्या किया? आपने कितने करोड़ भेजे, या फिर कितने दिन आपने वहाँ पे लगाए, या फिर आपने उन लोगों की क्या मदद की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं? जवाब दो। रजत शर्मा साहब वो वीडियो नहीं दिखा रहे जहां पर उत्तराखंड में मैंने 1.5 करोड़ की इमदाद की। उत्तराखंड में हमारे लोग डॉक्टर्स की टीम गए, मेडिसिन लेकर गए, दवाएं सामान लेकर गए। सब दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी भी कुछ है? कठेरे में तो आया हूं ना, कठेरे में तो इन्होंने आपसे पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूं, सर मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप मुझे मुकम्मल करने इतनी बेसब्री मत करिए सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सब्र करिए। तो उत्तराखंड में हमने ऐसा किया। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के लिए मैंने 50 लाख के वाटर प्यूरिफायर्स का ऑर्डर किया है। स्पेशल वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप वो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर्स लगाएंगे तो उसमें कंजाल आता है और पानी साफ नहीं आता। 50 लाख के हमने वाटर प्यूरिफायर्स दे रहे हैं और 50 लाख के इंशाल्लाह दवाएं लेकर हम भिजाएंगे। तीसरी बात जो आपने वजीर आजम ने किया, अच्छा किया वजीर आजम ने, बहुत अच्छा किया। वो मुल्क के वजीर आजम हैं और कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और कश्मीरी हिंदुस्तान के शहरी हैं और उनकी बराबर हमको मदद करनी चाहिए। बल्कि कश्मीर को अच्छी तरीके से अब तो रेस्क्यू रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और अच्छा कि हम उसकी तारीफ करते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात। चलिए, आपकी तारीफ करनी चाहिए, कम से कम किसी बात में तो आपको नरेंद्र मोदी की तारीफ की आपने। नहीं, तारीफ नहीं की सर, तारीफ नहीं, अभी तो नहीं, तारीफ नहीं की, तो ये उनकी ड्यूटी है। आज वो वजीर आजम है, हमने उनकी मुखालिफत की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब हैं तो पूरे मुल्क के शहरी उनके लिए बराबर होने चाहिए। अच्छा किया उन्होंने कश्मीर में किया, और भी करने की जरूरत है। ये तारीफ नहीं है, तारीफ नहीं है। आप इसको तारीफ देखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी एक खबर आई थी कि भारत में हैदराबाद में से 15 स्टूडेंट्स ISIS में भर्ती होने के लिए यहाँ से उन्होंने कोशिश की थी और वो पकड़े गए थे। तो वो भी हैदराबाद में हुआ था। और ISIS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, रजत शर्मा साहब के पास मेरे स्पीचेस का पूरा ज़ख़ीरा है, लाइब्रेरी है मेरी स्पीचेस की। मगर रजत शर्मा साहब के पास मेरे 4 स्पीचेस मिसिंग हैं जो मैंने रमज़ान में जलसे में किए थे मक्का मस्जिद में,
जहां पर मैंने ओपनली कंडेम किया आईएसआईएस को, जहां पर मैंने उनसे मुतालबा किया कि हमारे जो हिंदुस्तानी उनके पास होस्टेज हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, जहां पर मैंने कहा कि वो लोग जो हरकत कर रहे हैं वो इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चौथी बात यह है कि जो आखिरी मेरी पब्लिक स्पीच हुई वो आपके रिसर्च टीम ने जिसको मिस कर दिया, जिसमें मैंने उन बच्चों से मुखातिब होकर कहा, वो 4 बच्चे थे, 14 नहीं 4, उनसे कहा कि भैया अगर जिहाद करना है तो पार्लिमानी जमहूरियत में पॉलिटिक्स में आओ और संघ परिवार से मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ तोड़ने का मुकाबला करो। मुसलमानों में इल्म की कमी है, इलिटरेसी ज़्यादा है, उसके खिलाफ जिहाद करो। गरीबी है, उसके गरीबी के खात्मे के लिए जिहाद करो। ये स्पीच भी तो है, कभी ये भी तो रुख दिखा दीजिए। आपको मौका तो दे रहे हैं अपनी बात कहने का। बात तो कह दिया मैं, ये इनको मालूम नहीं ना, इनको मालूम नहीं, इसलिए कह रहा हूं अगर आप इतना सब जो पहले दिखाया था वो भी इनको मालूम नहीं था, आज बहुत कुछ बातें नहीं, ये पता चल मालूम रही हैं था, इनके बारे में। नहीं ये मालूम था इनको, ये तो बात नहीं, ये तो बात मालूम थी, ये तो बात मालूम चलिए, अब बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ओवैसी साहब पर इल्जामात और सवालात का एक और। जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना। आप इंतजार करिए, नहीं इंतजार नहीं, मैं सिर्फ इतना नहीं, ये एक सबजुडिस मैटर है। कोई भगवान को गाली दे, आप कहीं स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके लिए? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं। अब मैं फिर से आपको आपके छोटे भाई, आपकी पार्टी के लीडर, एमएलए साहब, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। वो कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। भगवान राम का मजाक उड़ाया, उनकी मां कौशल्या का मजाक उड़ाया, कैसे आग लगाते हैं वो जरा देखिए आप। हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? आप सपोर्ट करते हैं इसे? मैं कितने मर्तबा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, आप उसी स्पीच का हवाला दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, एविडेंस की बुनियाद पर कोर्ट फैसला करेगी। अगर वरुण गांधी को इंसाफ मिल सकता है तो यहां भी इंसाफ मिलेगा। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो बात है सर, देखिए, ये आप जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना। आप इंतजार करिए। नहीं, इंतजार नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ, नहीं, मैं इस पर कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं कि नहीं, ये एक सबजुडिस मैटर है। कोई भगवान को गाली दे, आप कहीं स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके लिए? नहीं, सुनिए बात को, आप तोड़ मोड़ कर पेश कर। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट पहले फैसला ये करेगा कि क्या ये सही है, कहा है, जो चार्जेस फ्रेम किए गए 120B 295 के, इसके ऊपर कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट के इंतजार करिए ना सर, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा आप मुझे दोबारा बुला लीजिए। आप ओवैसी साहब, कुछ मामले ऐसे होते हैं नहीं सर, नहीं, दिल से फैसला करना नहीं, दिल से फैसले नहीं कर सकते सर, दिल से फैसले नहीं कर सकते। दिल से कोर्ट में जब एक मसला जेरे दौरान है, कोर्ट फैसला करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट को कानून आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा मालूम, और कोर्ट एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करेगा, तो उसका इंतजार करिए। जनता की भावना भी तो कुछ होती है, जनता कैसे आग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, कैसे
गाय को गौ माता कहने पर उनको आपत्ति है। कैसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो जरा सुन लीजिए। ये बोला जाता कि ये हमारी माता है, ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और जो हमने नहीं दिखाया, आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं से कहो कि वो गाय को मारकर उसका मांस खाएं, उनको भी उसका टेस्ट पता चलेगा। नहीं, ये बात इसमें ये तो कह रहा हूं ना आपसे कि ये तमाम मसले का हल ये है कि ये स्पीच के ऊपर कोर्ट फैसला करेगी। अगर मनिका गांधी ने कोई बात कह दी, आप कभी बुलाकर पूछ लीजिए उनको। नहीं, मैं मेनका गांधी से जरूर पूछूंगा। मेनका गांधी तो कह रही हैं कि जो जानवरों को इलीगल तरीके से मार रहे हैं, ये इसका सवाल उनसे पूछा जाएगा। उनका ये कहना कि ये पैसा आतंकवाद के काम आ रहा है, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता ने कहा, वो आपसे तो पूछा जाएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये अदालत में है, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये जनता का इमोशन है। मैं आपसे हमेशा यही जवाब दूंगा आपसे कि इस मसले के ऊपर कोर्ट का फैसला होगा एविडेंस की बुनियाद पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल। ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये उनके डुप्लीकेट तो नहीं है ना? है तो आपके भाई। ये कैंगरू कोर्ट तो नहीं है। ये कैंगरू कोर्ट में फैसला नहीं होगा इसका फैसला बाकायदा एविडेंस एक्ट के ऊपर, आईपीसी के ऊपर, इसके ऊपर फैसला होगा, और इंतजार करिए उसका। देखिए, आपकी अदालत में हम कोशिश करते हैं कि जो जनता बैठी है और जो जनता देख रही है, उसकी भावनाओं से, इमोशन से फैसला कर दें। अब क्योंकि आपके छोटे भाई का मामला है, तो शायद आप कंसेशन चाहते हैं। नहीं सर, मैं कंसेशन हरगिज नहीं चाहता हूं। मैं तो कंसेशन नहीं चाहूंगा आपसे, ना आपकी अदालत में जो लोग मौजूद हैं। मैं यही कहूंगा कि जो मसला कोर्ट में है, और कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, उसकी बुनियाद पर कोर्ट फैसला देगा और सबके सामने आएगा वो। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं। इस पर हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, और कोर्ट का फैसला अगर आपके भाई के खिलाफ आया तो मैं आपको फिर से ये सवाल पूछूंगा। जरूर, आप बुला लीजिए मुझे, जब मैं आने तैयार हूं। जी, एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम और सवालात का एक और आपका नहीं, सुनिए, आप मुझे बात करने मौका नहीं दे रहे, वरना आप भी उस अंग्रेजी चैनल की तरह हो जा रहे हैं कि अपनी बात सुनो। सर, मेरी बात सुनिए। आप में काबिलियत है, मैं मानता हूं, आप में सेलिंग पॉइंट है, आप इसीलिए तो आप माने जाते हैं, इसीलिए तो लोग मानते हैं आपको कि भाई रजत शर्मा काबिल आदमी है, पॉइंटेड सवाल करते, चुपते हुए सवाल करते, लोगों को हंसाते भी। यही तो आपकी काबिलियत है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये नफरत की सियासत करते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने आपका वो वीडियो देखा है जो आपने पब्लिसिटी के लिए बनाया है, जिसमें आपने कहा कि वो पूरी आवाज कह रही है कि लुट गया आवाम, पिट गया आवाम। ये गाना चलता है। मैंने नहीं बनाया। हमारे पार्टी की तरफ से उसमें लिखा है कि MIM का वीडियो। नहीं, हम हरगिज कोई वीडियो नहीं बनाए। देखिए सर, सोशल मीडिया पर थोड़े दिन पहले एक पैम्फलेट बनाया गया जिसमें मेरी तस्वीर डाल दी गई और लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, और मेरी फोटो डाल दी। और कश्मीर में एक कश्मीर ऑब्जर्वर अखबार ने उसको चला दिया। मैं कोर्ट में गया, उनके खिलाफ, सामना अखबार के खिलाफ, और एक न्यूज़ पोर्टल है, कोर्ट से उनको चला गया है, उनको आना पड़ेगा हैदराबाद। क्रिमिनल डिफेमेशन मैंने फाइल किया है। मैंने वो पढ़ा, उन्होंने तो माफी मांग ली है। नहीं, माफी मांगने से तो नहीं होता ना सर। अब क्या करें? अब उनको आना पड़ेगा हैदराबाद, आकर हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। कोर्ट में आएंगे वो, गलत मतलब मत लीजिए उसका। वो कोर्ट को आए,
आए वहां पर लड़े, क्योंकि आपकी मेहमान नवाजी से तो बहुत डर लगता है लोगों को। नहीं सर, मैं उनको बिरयानी तो नहीं खिला सकता ना हलीम खिला सकता हूं, और कोर्ट में तो हम पूछेंगे, कोर्ट में तो हम केस डाले हैं। लेकिन जो वीडियो मैंने देखा उसमें तो आप दिखते हैं और आप कह रहे हैं कि अब हम रोने वाले नहीं है, अब हम रुलाने वाले हैं, अब हम कांग्रेस को रुलाएंगे, अब हम एनसीपी को रुलाएंगे। हाँ सर, जरूरी है वहां पर, इसलिए जरूरी है रुलाना इनको वहां पर। वहां पर कितने साल से कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत है, 13% माइनॉरिटीज है, और जो बजट दिया जाता है 400 करोड़ रुपये। आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्रा में 9% आबादी मुस्लिम्स की और बजट है 1050 करोड़ रुपये। वहां पर 10 साल में एक भी मुस्लिम एमपी जीत कर नहीं आता। आबादी 13% है, 280 की करीब असेंबली है। कितने ये लोग, मैं कम्युनल हूं, मान लीजिए कि दुनिया की तमाम बुराइयां मुझ में हैं, ये लोग तो दूध के धुले हैं, भाई जिताओ। आप नहीं, दूध के धुलों के साथ सर मेरी बात मुकम्मल प्लीज। आप जब मुझे इल्जाम लगा रहे तो मुझे डिफेंड तो करने दीजिए। तीसरी बात यह है कि मालेगांव का बम ब्लास्ट, आप प्रोसिक्यूटर हैं, मुझे बताइए क्या एक ऑफेंस के लिए 2 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव का बम ब्लास्ट किया या फिर मुसलमान बच्चों ने किया? महाराष्ट्र की एटीएस कहती है मुसलमानों ने किया, एनआईए कहती है कि प्रज्ञा ठाकुर कर्नल पुरोहित ने किया। बच्चों को बेल मिल जाती है कई सालों के बाद, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते। हिमायत बेग को फांसी की सजा हो गई, नया एविडेंस आया और ये बता दिया कि हिमायत बेग पूना से औरंगाबाद मोटरसाइकिल पर 3 घंटे में आता है। सर वो कौन सी मोटरसाइकिल है जो 3 घंटे में आप 300 किलोमीटर का सफर तय करें? और कोई टोल पर भी वीडियो कैमरास लगे, हिमायत बेग नजर नहीं आता। कितने बच्चे जेलों में हैं, कितने बच्चे अंडर ट्रायल्स हैं महाराष्ट्र की जेलों में? इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना सर। लेकिन आपने बहुत साल कांग्रेस का फायदा उठाया, नहीं, अब आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं सर, देखिए जमहूरियत में फायदा नुकसान की बात मत करिए। अगर मैं ये कहूं रजत शर्मा ने किसी और टीवी चैनल में काम किया, फायदा उठाया, तो सही होगा बात ये। आज रजत शर्मा की इनफरादी काबिलियत है, आपकी काबिलियत है, आपका नहीं आपका सुनिए सर, आप मुझे बात करने मौका नहीं दे रहे, वरना आप भी उस अंग्रेजी चैनल की तरह हो जा रहे कि अपनी बात सुनो। सर मेरी बात सुनिए, आप में काबिलियत है, मैं मानता हूं, आप में सेलिंग पॉइंट है, आप इसीलिए तो आप माने जाते हैं, इसीलिए तो लोग मानते हैं आपको कि भाई रजत शर्मा काबिल आदमी है, पॉइंटेड सवाल करते, चुपते हुए सवाल करते, लोगों को हंसाते भी, यही तो आपकी काबिलियत है। तो इसको इल्जाम आप मुझ पे नहीं, आप मुझ पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते। आप मुझे इल्जाम तो फायदा उठाए। सर फायदा क्या उठाया हमने? कौन सा मैंने मिनिस्ट्री का मुतालबा किया? मैं कौन सा सर मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेरी फकीरी में शाही है। मैं कोई चीज का, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जिस लोगों का दावा करते, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूं सर। मुसलमानों के लीडर तो मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव, अशोक राव चौहान, पृथ्वीराज, ये सब बड़े बड़े लोग मुसलमानों के लीडर हैं। मैं कहां हूं सर, मैं कहां हूं? और ये हमारा हाल। आज हम 13% हमारी आबादी और गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में हमारा ये मौका। अगर अर्बन रूरल पॉवर्टी देखी जाए तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी दलितों के साथ हमारी। महाराष्ट्र में सर आपको मालूम कितने मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन रहते? 89% लोग। क्या ये बात जवाब देंगे लोग? इसका कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए आप मुझे। हम तो स्टैटिस्टिक्स के जरिए बात कर रहे हैं। जिस तरह आपने पूरी तकारीर को निकाल कर दिखाया, मैं भी डेटा बता रहा हूं आपको। तो ये काम महाराष्ट्र में किया, और कांग्रेस से क्या फायदा सर? कांग्रेस से क्या फायदा उठाएंगे? आपको कांग्रेस को पहचानने में इतने बरस लग गए? नहीं सर, बरस नहीं लगे, हम तो शुरू से जानते हैं उनको, हम तो शुरू से जानते कांग्रेस, शुरू से जानते भी और उनके साथ भी रहते। नहीं, साथ इसलिए रहे कि मजबूरी की मां है वो। बीजेपी के साथ हम आइडियोलॉजिकली नहीं जा सकते क्योंकि आरएसएस उससे वाबस्ता है। जब तमाम सेकुलर, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम, जमीन आसमान का फर्क उनकी आइडियोलॉजी में और कांग्रेस की। मगर मकसद क्या था कि चलो एक सेकुलर गवर्नमेंट बने। मनमोहन सिंह साहब शरीफ आदमी हैं, उनके ज़ेर क़यादत एक हुकूमत बन रही है, इसीलिए हमने तायद की। कोई कांग्रेस की हुकूमत की तायद कहां, यूपीए की हुकूमत। अब महाराष्ट्र में अगर आप कांग्रेस का विरोध करेंगे, एनसीपी का विरोध करेंगे, तो उसका फायदा बीजेपी शिवसेना को होगा। मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो
आप सर, आपको क्या इल्म गैब आता है क्या? फ्यूचर में क्या हो रहा है कि आप भी एस्ट्रोलॉजी की दुकान खोल लिए क्या? नहीं सर, ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप? देखिए, नहीं, मैं मानता हूं कि आपको जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। आपके बाल जो काले हैं, सफेद भी हैं, वो इसी तरह तो सफेद नहीं हुए धूप के नीचे, तजुर्बे की बुनियाद पर हुए। मगर मुझे फायदा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं। मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद कि सिर्फ कांग्रेस एनसीपी कामयाब हो जाए। मेरा मकसद यह है कि भाई इंसाफ हो, हिंदुस्तान की 13% जो अक़लियत है मुसलमान, उनसे इंसाफ हो। आपका मकसद यह है कि कांग्रेस भी हार जाए, शिवसेना हार जाए, बीजेपी हार जाए, बस ओवैसी साहब जीत जाए। बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? अगर 60 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा अच्छी बात है। ये कब तक मैच फिक्सिंग चलेगा कांग्रेस का और ये बीजेपी शिवसेना का, कि या तू या मैं या तू? कब तक चलेगा सर? बदलना तो चाहिए ना। ये लोग कब तक ऐसा मैच फिक्सिंग करते रहेंगे? ये मैच फिक्सिंग है महाराष्ट्र में पूरा, कि हम उतर जाएंगे तो आप बैठ जाइए, हम बैठेंगे तो आप इंतजार करिए। हम ये बता रहे हैं कि भैया और भी कोई लोग हैं जो आपको एक्सपोज करेंगे। हम यकीनन बीजेपी शिवसेना की मुखालिफत करेंगे जरूर, और हो सकता है कि हमको कामयाबी मिले वहां पर। देखिए, आपको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो मुझे उसकी फैसला सर देखिए जनता करेगी महाराष्ट्र। बिल्कुल सर, देखिए हो सकता है कि मैं मेरी जिंदगी में जो ख्वाब देख रहा हूं उस पर नाकाम हो जाऊं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मगर मैं जो उसूल और जो बातें कर रहा हूं उसको अवाम कबूल करती है तो बहुत अच्छा है। जमहूरियत की तो यही तो खूबी है। अब ये जमहूरियत में जो आवाम यहाँ बैठी है, इनसे पूछते हैं ये लोग जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, भी आपने शुरू में आके कहा कि मुलायम सिंह चड्डी पहने हुए हैं, लेकिन ये अभी जो बीत गई ईद, उसमें उन्होंने सारे मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाने का आदेश दे दिया। अभी विधानसभा में उनको ज्यादा सीट आई चुनावों में, तो सारा फायदा तो वो उठा रहे हैं। नतीजा जो आया है जी, तो बीजेपी हार गए उसमें, तो क्या आपको तकलीफ हो रही हार गई तो? नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आपको खुशी हो रही है? नहीं, मुझे खुशी उस वक्त होगी। मेरा मानना यह है कि ये जो 100 दिन है, ये 100 दिन ये काफ़ी नहीं है। अभी इंतज़ार करिए, 9 महीने कम से कम किसी हुकूमत को दीजिए, मालूम होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मगर ये 100 दिन में जिस तरीक़े से किताबों में तब्दीली, जिस तरीक़े से कहा गया कि नहीं भाई वो बत्रा साहब ने क्या क्या कह दिया, अगर मैं कहूँगा तो आप बोलेंगे ये भी हेट स्पीच है। बत्रा साहब ने जो कह दिया अपनी किताबों में वो लिखा। फिर उसके बाद मोहन भगवत का बयान कि ये हिंदू राष्ट्र है, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, फिर पूना में जो बच्चे को मारा गया, प्राइम मिनिस्टर की खामोशी इस पर, फिर ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये तो थोड़ा आपको लगता नहीं है कि बोल रहे कर रहे हैं, हो रहा एक है? बिल्कुल बोलना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। तो वो ये देखिए, इसीलिए आपको मौका दिया, आप अपनी बात। नहीं, मैं तो अपनी बात रखा हूं। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और ये मौइज जो है उससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? मौइज्म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आतंकवादी है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। बल्कि आतंकवाद खुद एक मजहब बन गया आजकल, और वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं जो मासूम लोगों को मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है।
अब बहुत सारे इल्जाम मैंने आप पर लगाए, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने अच्छी सफाई दी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाया असदुद्दीन ओवैसी पर। उनसे पूछा उनकी हेट स्पीचेस के बारे में, उनसे हमने पूछा उनकी सियासत के बारे में, उनसे पूछा हिंदू और मुसलमान में डिवाइड पैदा करने के इल्जामात के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला। आज के फैसले में मैं ओवैसी साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द ज़रूर कहूँगा, और वो लफ्ज़ ये हैं कि वे बहुत होशियार हैं। लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने में वो बाज नहीं आते हैं। भारत में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई दरार पैदा करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। भारत की संसद के वे सदस्य हैं, लेकिन अपनी भाषा को वे काफ़ी बार असंसदीय भाषा की ओर ले जाते हैं, जिससे कई बार समाज में टेंशन पैदा करते हैं। तो ओवैसी साहब ने 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कहे पिछले कुछ सालों के। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद, गुजरात के दंगे, सिखों का कत्लेआम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन न आलोचना करने योग्य घटनाएं हैं। लेकिन होशियार ओवैसी साहब ने बम्बई के बम विस्फोट और संसद के हमले के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे पता लगता है कि वे किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मैं आज अपने जजमेंट में उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी भाषा का भविष्य में प्रयोग न करें, और सख्त हिदायत के साथ उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन वे ध्यान रखें कि भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव है और यहाँ की नागरिकता भारतीय है, और उसी की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। वही ओवैसी साहब का भी कर्तव्य होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं इस जजमेंट के बारे में ओवैसी साहब? मैं जज साहब ने जो फैसला दिया है, मैं आपके फैसले की इज़्ज़त करता हूं, मगर मैं अपने डिफेंस में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मैंने जिन 4 वाक़यात का जिक्र किया था कि महात्मा गांधी का कत्ल, बाबरी मस्जिद की शहादत, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम, गुजरात की सरजमीन पर मासूम लोगों का कत्लेआम, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने पार्लियामेंट पर जो हमला किया गया है उसकी मैं कंडेम नहीं करता उसको। ये गलत आपने सोच लिया। दूसरी बात, जज साहब आपसे अदबन आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुआ, आपने गलत सोच लिया। बड़ी इज़्ज़त के साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उसकी तायीद करता हूँ, नहीं, हम उसकी मज़म्मत करते, हम हर तशद्दुद की मज़म्मत करते। मगर मेरी नज़र में ये जो 4 वाक़यात हैं, ये हिंदुस्तान को हिला कर रख दिए थे। हिंदुस्तान की जो हमारी सेकुलरिज़म का फाउंडेशन है उसको कमज़ोर करने की कोशिश थी। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। यकीनन मैं पार्लियामेंट में जो हमला उसकी मज़म्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुए उसकी मज़म्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट से पहले जो फसाद हुआ उसकी मज़म्मत करता हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ ओवैसी साहब जो इतने अच्छे भाषण देते हैं, अपनी स्पीचेस का इस्तेमाल लोगों में एकता लाने के लिए करेंगे, हिंदू और मुसलमान को साथ लाने के लिए करेंगे और देश की भलाई के लिए करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।